So we'll go ahead with next question, question number 11th. For a given uniform square lamina ABCD, so you have a square lamina ABCD whose center is O, तो center is O. So which of the following statement is correct? वो प्रिंट नहीं हुआ है, तो they should have asked which of the following statement, मतलब equation is correct. तो बेसिकली अगर आप देखोगे ना, आपको नॉर्मली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AC इज डायगोनल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट EF एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AD ऐसा दिखेगा आपको. तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? पर बाय द वे ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्क्वायर लैमिना अबाउट इट्स सेंटर पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसका इक्वेशन पता होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए जस्ट फॉर एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. इट इज ML²/6 वेर L इज साइड लेंथ. आपको उसकी कोई ज़रूरत है नहीं, हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे क्योंकि आंसर आएगा ऑप्शन नंबर C. बताता हूँ क्यों. फॉर एग्जाम्पल अभी ये स्क्वायर लैमिना है, लैमिना मतलब इफ यू रिमेंबर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हो, है ना. फॉर अ स्क्वायर लैमिना यू कैन अप्लाई विच थ्योरम? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. तो आई विल इमेजिन एन एक्सिस विच इज कमिंग आउट फ्रॉम द प्लेन ऑफ बोर्ड, मतलब O से एक एक्सिस बाहर की तरफ आ रहा है, इट बिकम्स अ परपेंडिकुलर एक्सिस. उसको मैं फिलहाल Z मान लेता हूँ. क्या मान लेता हूँ? Z एक्सिस. क्या मान लिया उसको? Z एक्सिस. वेरी गुड. और ये जो EF है, EF इसको मैं Y कंसिडर करता हूँ. Y, रिमेंबर Z इज कमिंग आउट फ्रॉम द प्लेन ऑफ बोर्ड, दिस इज Y. विल आई बी एबल टू अप्लाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम? नो, क्योंकि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की कंडीशन थी कि आपको 3 एक्सिस लगते हैं, उसमें से एक परपेंडिकुलर चाहिए वो है, और 2 एक दूसरे को परपेंडिकुलर लेकिन प्लेन में, और तीनों के तीनों एक्सिस कॉन्करेंट. तो मैं एक और एक्सिस इमेजिन कर लेता हूं जिसका कोई रोल नहीं है इस क्वेश्चन में, मैंने सिर्फ इमेजिन कर लिया बिकॉज आई वांट टू अप्लाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. गुड. तो एज यू कैन सी फ्रॉम हियर यू विल हैव IZ which is coming out equal to IX plus IY, क्योंकि ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट था. गुड. देन इफ यू सी ये जो IX है और ये जो IY है ये सेम आएगा. ये सेम क्यों आएगा? क्योंकि ये दोनों एक्सिस के अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है. तो आप अगर Y एक्सिस के अबाउट रोटेट करोगे या अगर आप X एक्सिस के अबाउट रोटेट करोगे तो सेम आने वाला है, क्योंकि ये स्क्वायर है. अबाउट दीज टू एक्सिस द मास डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक. तो इस केस में ना IX और IY दोनों ही आएंगे सेम, और वो क्या होगा? IEF. तो यू सब्स्टिट्यूट हियर, तो यू गेट IZ इक्वल टू IEF प्लस IEF. तो क्या आ गया? 2 टाइम्स ऑफ IEF. तो यू हैव IZ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ IEF. तो IEF इक्वल टू IZ बाय 2. IZ बाय 2, इक्वेशन नंबर 1. ठीक. अब एक काम और करते हैं. व्हाट वी विल डू इज, अब इस केस में वापस से 3 एक्सिस लेते हैं. अगेन Z एक्सिस इज कमिंग आउट फ्रॉम पॉइंट O, और एक एक्सिस में ये मान लेता हूं डायगोनल, और दूसरा एक्सिस में ये मान लेता हूं अगेन डायगोनल. राइट, बराबर. तो इस केस में भी यू विल अप्लाई विच थ्योरम? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. तो यहां पे आप क्या लिखोगे? यू विल राइट डाउन अगेन IZ इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AC प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट BD. लेकिन AC और BD के अबाउट इनर्शिया क्या है? सेम है. क्यों सेम है? वापस से बात हुई है, स्क्वायर के डायगोनल, दोनों डायगोनल उसके अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक. तो यहाँ पे जब आप लिखोगे तो IZ इक्वल टू क्या लिखोगे? IAC प्लस IAC. तो IZ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ IAC. इसको क्या हो गया? जस्ट अ मिनट. स्टॉप वर्किंग. ओके, वर्क्स अगेन. थैंक यू. तो 2 टाइम्स ऑफ IAC. देयरफॉर IAC कितना आ गया? IZ बाय 2. नाउ इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 अगर तुम देखोगे ना, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या दिखता है?
IEF and IAC are same. Therefore, from 1 and 2, you have IAC and IEF both are equal. इसके लिए आपको ऑप्शन सी टिक करना चाहिए. डन. Alright, so let us go ahead with next question. Question number 12. A uniform cylinder has a radius r and length l. एक uniform cylinder है जिसका radius r है, length उसका l है. If the moment of inertia of this cylinder about an axis passing through its center and normal to its circular face, ये important है, normal to its circular face is equal to moment of inertia of the same cylinder is equal to moment of inertia of the same cylinder about an axis passing through its center, but this time it is perpendicular to its length. Then which of the following is correct? तो पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लो. हमारे पास सेम सिलेंडर है, सिलेंडर सेम है, सिर्फ एक्सिस अलग अलग है. पहले केस में ऐसा बोला है, इन द फर्स्ट केस दे आर टेलिंग यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर पासिंग थ्रू सेंटर and passing through center and normal to the circular face. तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ना मैं एक सेंटर मार्क कर लेता हूँ. दिस इज सेंटर. दो केसेस थे तो दोनों केसेस के लिए हमको दो डायग्राम ड्रॉ करके रख देते हैं हम लोग, बेटर ऑफ. ओके, तो पहले केस में एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है? सेंटर से. वेरी गुड, सेंटर से, लेकिन इट इज परपेंडिकुलर टू सर्कुलर फेस, तो यहां से पास हो रहा है. और सॉलिड सिलेंडर इज लाइक अ डिस्क, तो पहले केस में क्या आएगा? mr²/2. दूसरे केस में भी ये सेंटर से पास हो रहा है, बट दिस टाइम इट इज परपेंडिकुलर टू लेंथ. गुड. तो ये तो आपने बता दिया, I1 तो आपने बता दिया, mr²/2. इसका मोमेंट ऑफ क्या आता है? ml²/12 प्लस mr²/4. वेरी गुड. तो ये पता होना चाहिए. तो ये जो सिलेंडर है, अगर एक्सिस सेंटर से, दोनों केस में एक्सिस सेंटर से पास हो रहा है. पहले केस में एक्सिस इज पासिंग पैरेलल टू द लेंथ, या फिर आप बोल सकते हो एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द सर्कुलर फेस. लेंथ को पैरेलल मतलब सर्कुलर फेस को परपेंडिकुलर. दूसरे केस में सेंटर से पास हो रहा है, लेकिन दूसरे केस में इट इज परपेंडिकुलर टू लेंथ एंड पैरेलल टू सर्कुलर फेस. तो क्वेश्चन घुमा के भी बोल सकते थे इन द फर्स्ट केस द एक्सिस पासेस थ्रू सेंटर एंड पैरेलल टू द लेंथ. दूसरे केस में बोल सकते थे पैरेलल टू द सर्कुलर फेस. तो ये दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, ऐसा बोला है. दीज टू इनर्शियाज आर सेम. तो I1 इक्वल टू I2. इसका मतलब बेसिकली mr²/2 इक्वल टू ml²/12 प्लस mr²/4. गुड. देन इसको यहाँ शिफ्ट कर दो. 1/2 में से 1/4 गया तो 1/4 बचा, है ना. आधे में से आधे का आधा गया तो 1/4 बचा ना. 1/2 0.5, 1/4 0.25, 0.5 में से 0.25 गया तो 0.25 बचा. तो mr²/4 इक्वल टू ml²/12. 1 जा 3 जा कैंसल. तो l² क्या आ गया? 3r². तो l क्या आ गया? √3r. √3r कहां पे है? √3r ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल नॉट सॉल्व क्योंकि बहुत इजी है. 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, ये सारे के सारे आपको रहेंगे असाइनमेंट. वी विल डायरेक्टली गो टू 18th क्योंकि ऑल दिस क्वेश्चंस आर वेरी बेसिक लेवल क्वेश्चंस. कुछ नहीं है, सब थ्योरेटिकल बेस्ड है, तो दैट्स व्हाई आई एम स्किपिंग दिस. और ये भी बाय द वे इसको सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन करना नहीं चाहिए. दिस इज माय ओपिनियन. थोड़ा लॉजिक लगा लेते हैं, सॉल्व हो जाएगा. बताता हूँ क्यों. क्या बोला है देखो. अ सॉलिड स्फीयर इज रोलिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस. आपको पता है रोलिंग अगर हो
तो यू नो व्हाट इज एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। और यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि ये ग्राउंड लेवल है, पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं, तो ओनली काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। आगे बोला है शोन इन फिगर विद अ ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड, इफ द स्पीयर क्लाइम्स अप, तो स्पीयर जो है ना ये ऊपर तक गया टू हाइट h, वैल्यू ऑफ v शुड बी, तो ये स्पीयर रोल करके आया ऊपर तक गया, तो व्हाट इज द वेलोसिटी v इन दिस केस। एक बात बताओ, मैं अगर इसका टेम्पररीली फिलहाल के लिए इसका मैं रोलिंग मोशन भूल जाता हूं, मैं सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन लेता हूं, तो अच्छे सुन लो मैं क्या बोलूंगा कि डायरेक्ट सॉल्व होगा, नहीं तो फिर सॉल्व करने में टाइम वेस्ट करोगे। अगर मैं सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन लेता हूं दैट इज एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, और मैं ऐसा मान लेता हूं कि वो h हाइट तक गया, तो यू नो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस केस में v जीरो हो जाएगा क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे जाके ऑब्जेक्ट रुक जाता है, राइट। और u इनिशियल वेलोसिटी, इसको क्या बोला है v, क्या बोला है इसको v, तो v स्क्वायर जीरो हो गया, u स्क्वायर v स्क्वायर हो गया, तो जीरो इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 2gh, माइनस क्यों, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी है, तो v स्क्वायर तुमको कितना मिल गया अंडर रूट ऑफ 2gh, सॉरी v स्क्वायर 2gh, v इज अंडर रूट ऑफ 2gh। ये था ओनली फॉर ट्रांसलेशनल। अब रोलिंग मोशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, प्लस बोला ना तुमने, तो उस केस में एनर्जी ज्यादा है ना, तो स्पीड भी ज्यादा है, तो बताओ आंसर। ऑप्शन बी, v इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ 2gh, खत्म। सॉल्व करना है तो कर सकते हो, आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, देखो ये काइनेटिक एनर्जी था, यहाँ पे ये ऊपर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, किसमें गेन होगा, पोटेंशियल एनर्जी में। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दोगे, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल, या फिर टोटल एनर्जी एट दिस सरफेस इज इक्वल टोटल एनर्जी एट हाइट h। आंसर वही मिलने वाला है, पर मत करो, सिर्फ लॉजिक लगा लिया हमने, हो गया, यही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, हाँ दिस इज समथिंग वी शुड सॉल्व, 2021 का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर, ये एक रॉड ऑफ लेंथ है, एक रॉड दिख रहा है आपको, उसका लेंथ 200 सेंटीमीटर है और मास 500 ग्राम है उसका, इज बैलेंस्ड ऑन अ वेज, ये वेज है, वेज यहाँ पे उसको बैलेंस कर दिया, इज बैलेंस्ड ऑन अ वेज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर, तो ये जो वेज है कहाँ पे है, 40 सेंटीमीटर पे है। A mass of 2 kilogram is suspended from the rod at 20 centimeter and another unknown mass, इधर unknown mass है, another unknown mass m is suspended from the rod at 160 centimeter, mark as shown in figure. Find the value of m such that the rod is in equilibrium. g की वैल्यू 10 लेने के लिए बोला है आपको, तो पूरा क्वेश्चन समझ लो, वेरी इंटरेस्टिंग। ये एक रॉड था, कितना लेंथ है इसका, कितना 200, वेरी गुड 200, मतलब यहाँ पे ये 0 मार्क है और यहाँ पे ये 200 सेंटीमीटर का मार्क है और यहाँ पे ये आना चाहिए 100 सेंटीमीटर का मार्क एट द सेंटर, राइट एट द सेंटर। और इसका मास था 0.5, क्या मास था इसका 0.5 ना, 500 ग्राम मतलब 0.5 किलोग्राम। इसका वेट हो जाएगा 0.5 जी, इसका वेट क्या है रॉड का 0.5 जी। और आपको अगर याद होगा वेट एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो जो वेट है ऑब्जेक्ट का वो कहाँ एक्ट होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, तो बिल्कुल सेंटर पे। यहाँ तक क्लियर। अभी बाकी इट इज बैलेंस्ड ऑन अ वेज, जो मैं करते बैठूंगा। आप क्या बोला था क्वेश्चन में, क्या बोला आपको, इट इज बैलेंस्ड ऑन अ वेज, और वेज का डिस्टेंस कितना दिया था आपको, कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, ओके। तो एक वेज है विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, तो वेज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। मैं सिर्फ एक वेज दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो आई जस्ट टेक अ ट्राइंगल एंड पुट इट देयर सो एज टू अंडरस्टैंड कि वो वेज है। तो यहाँ पे एक वेज है, देयर इज अ वेज ओवर हियर एट 40 सेंटीमीटर मार्क। यहाँ पे डिस्टेंसेस बहुत मैटर करेंगे, इसके लिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर डिस्टेंसेस। तो ये आ गया 40 सेंटीमीटर का मार्क, 40 बोला है ना, 20 नहीं 40 है, बराबर है 40 है। दिस इज 40 सेंटीमीटर ओवर हियर। अब 20 सेंटीमीटर पे 20 सेंटीमीटर पे यहाँ पे एक लोड लगा दिया, और वो लोड कितना लोड दिया हुआ है,
2 किलोग्राम, वेरी गुड। तो यहाँ पे 2 kg का लोड लगा दिया, दिस इज 2 kg, 2 kg। तो यहाँ पे आ जाएगा 2G, फोर्स इज 2G। और एक लोड है, कितना लोड है, अननोन, m कितना है 160 मार्क पे। तो एक और लोड है यहाँ पे अराउंड एट 160 मार्क, दैट इज अननोन, तो mg, अननोन दैट इज mg, लेट अस से mg। तो पहले तो ये इतना पिक्चर क्लियर होना चाहिए, बिकॉज हमको इक्विलिब्रियम बोला और मैंने बताया था आपको कि इक्विलिब्रियम कौन सा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो ये जो सिस्टम में रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में टॉर्क बैलेंस होता है, टॉर्क फोर्सेस प्रोड्यूस करते हैं। पहले फोर्सेस कौन से वो देखना पड़ेगा, उसके बाद उन फोर्सेस का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है वो देखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, अगर ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होता, रॉड रोटेट होता, तो रॉड कौन से एक्सिस के अबाउट रोटेट होता, कौन से एक्सिस के अबाउट रोटेट होता, वेज क्यों लगाया फिर, तो द रॉड विल रोटेट अबाउट वेज, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर। तो जो अगर रॉड रोटेट होता तो एक्सिस कहां से पास होता, वेज से पास होता। तो यहाँ पे सारे डिस्टेंसेस कहां से मेजर होंगे, वेज से। ये डिस्टेंस कितना आएगा 20, क्योंकि ये 20 सेंटीमीटर था, करेक्ट, राइट। एक काम करता हूं मैं इसको फिलहाल x1 बोल देता हूं, तो 40 में से 20 गए तो x1 इज 20। उसके बाद ये डिस्टेंस भी मैटर करेगा, कितना 60, क्योंकि 100 में से 40 गए, तो इसको फिलहाल x2 बोल देता हूं। उसके बाद यू विल नीड दिस डिस्टेंस ऑल्सो फ्रॉम हियर टू हियर, हाउ मच, 160 में से 40 गए, तो ये 160 मार्क था ना, तो 120, इसको मैं x3 बोल देता हूं। यहां तक क्लियर। तो सिस्टम रोटेट नहीं होने का मतलब होता है सिस्टम रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, और अंडर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, अंडर रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बैलेंस करता है। अब पहले तो देख लो क्लॉकवाइज टॉर्क, क्लॉकवाइज टॉर्क कौन कौन प्रोड्यूस करेगा वो देखना पड़ेगा आपको। ये जो एक्सिस के राइट साइड में फोर्सेस है ना, वो इसको क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेंगे, और जो लेफ्ट साइड में है वो उसको बैलेंस कर देगा। तो मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ टॉर्क ड्यू टू फोर्सेस ऑन द राइट साइड इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू फोर्सेस ऑन द लेफ्ट साइड। तो टॉर्क ऑन द लेफ्ट इज इक्वल टू टॉर्क ऑन द राइट, करेक्ट। तो टॉर्क ऑन द लेफ्ट साइड पे एक ही फोर्स है 2G, तो 2G इंटू x1, क्योंकि डिस्टेंस को मैंने क्या बोला है x1। राइट साइड पे दो है, एक है 0.5G फोर्स, टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स कितना है 0.5, उसका एक्सिस से मिनिमम डिस्टेंस कितना है x2, और कौन है mg, डिस्टेंस कितना है x3। अब से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। और बाय द वे सेंटीमीटर और सेंटीमीटर में रखा है, तो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू मीटर आल्सो, क्योंकि आपको एक तो मास फाइंड करना है, तो करो कन्वर्ट, मत करो कन्वर्ट, आखिरी में देख लेंगे। फिलहाल तो देखो 2G इंटू x1, व्हाट इज x1, 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर, 0.5G व्हाट इज x2, 60 सेंटीमीटर मतलब 0.6 प्लस mg x3 कितना 120 मतलब 1.2, g कैंसल हो गया, 2 इंटू 0.2 इज 0.4, 0.5 इंटू 0.6 0.3 होगा ना, वो 5 6 30 और 2 पॉइंट है ना, तो कितना 0.3, तो 0.3 को यहां लेके आ गया, माइनस कर दिया, चलेगा ना, हाँ कि ना, जस्ट जी तो पहले कैंसिल कर दिया था हमने, जी कर दिया था कैंसिल, ओके वेरी गुड। तो ये आ जाएगा आपका m इंटू 1.2, इसको सिर्फ सॉल्व करना रह गया आप, जस्ट सॉल्व दिस, यू हैव m इक्वल टू 1/12, कितना आएगा ना 1/12, यस पक्का, ओके। तो फ्रॉम हियर दिस इज 0.1, दिस इज 1.2, तो m इक्वल टू 0.1 अपॉन 1.2, तो m इक्वल टू 1/12, तो 1/12 kg ऐसा आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी में है। तो आइडिया इज, जस्ट अ मिनट, ये लास्ट पेज पे आके ऐसा ही होता है, ओके फाइनली, थैंक यू। तो ऐसा है
कैसा है? आंसर क्या आएगा? k इक्वल टू 3/4। चलेगा तो आगे कुछ करूंगा मैं। सॉफ्टवेयर हैंग्स, heavy file है। चलो just a minute, I have to put this again। कोई नहीं, import okay, so we were at the last question, very good। तो retake again, next question, question number 20, from a circular ring of mass m and radius r, an arc corresponding to 90-degree sector is removed, the moment of inertia of the remaining part of the ring about an axis passing through the center of the ring and perpendicular to the plane of the ring is k times of mr square, the value of k is। तो क्वेश्चन में ऐसा बोला है, पहले क्वेश्चन समझ लो, मैं इसके 3 वेरिएंट और बता देता हूं आपको। तो हमारे पास एक रिंग है। सबसे पहले जब भी रिंग का क्वेश्चन है और एक सेक्टर रिमूव करने की बात हो ना, तो ऐसा इमेजिन कर लेना, ऐसा इमेजिन करोगे समझ में आ जाएगा। अगर रिंग का टोटल मास m है तो m/4 यहाँ पे है, m/4 यहाँ पे है, m/4 यहाँ पे है और m/4 यहाँ पे है। उसमें से क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि तुमने 90 डिग्री का सेक्टर निकाल दिया, तुमने 90 डिग्री का सेक्टर निकाल दिया, मतलब बेसिकली द आइडिया हियर इज दिस कि यू आर चॉपिंग ऑफ ओनली दिस मच पार्ट, और अभी भी रिंग इज रोटेटिंग अबाउट द सेम एक्सिस। तो ये जो 3 पार्ट बचे उसका मास कितना है? 3m/4। तो इनर्शिया कितना होगा? मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, तो 3m/4 r स्क्वायर। इन्होंने बोला है कि इनर्शिया kmr स्क्वायर है, तो जस्ट कंपेयर करोगे तो k की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 3/4। कितना मिल जाएगा? 3/4। अगर 180 डिग्री वाला सेक्टर निकाला होता तो 180 डिग्री मतलब हाफ रिंग इज गॉन, 1/2 mr स्क्वायर, तो k की वैल्यू क्या थी? 1/2 बराबर। अगर 3/4 निकाल लेते तो 1/4। गुड। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व होते हैं। डन। तो ऑप्शन नंबर डी। गुड।